नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले हमने उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के 2014 और 2016 का जो पेपर हुआ था उसको हमने कंप्लीट किया था और अब हम इस नेक्स्ट सीरीज में इसी को कंटिन्यू करते हुए 2018 का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके हम जीके, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी जीके और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चंस हैं और मैथ के भी 50 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जीके के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद दो पार्ट और आएंगे यही 2018 वाले एग्जाम के, जिसमें हम रीजनिंग और फिर मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस समय कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में उल्लेखित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये वामनावतार है के 3 पगों का आख्यान किस वेद से मिलता है। तो ये मिलता है आपके पुराणों से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाता, ऋग्वेद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित पुराणों तथा संबंधित वंशों का सही मिलान कीजिए और असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो विष्णु पुराण में हमको मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, ये बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण में हमको सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है, ये भी करेक्ट है। और वायु पुराण में हमको गुप्त वंश के बारे में पता चलता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। विष्णु पुराण का इसमें कोई भी संबंधित वंश के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, सातवाहन के बारे में। और इसका हमको कहाँ से पता चलता है, जो भी हमारे पुराण है उनके थ्रू हमको इनकी वंशावलियों का पता चलता है कि किस समय कौन सा वंश संबंधित है। तो आई होप आपको ये चीजें पता होंगी, और नहीं है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का तात्पर्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये है आपकी आज के जो करंट इराक है वहां पर ये सभ्यता थी, और ये समकालीन थी आपकी सिंधु सभ्यता के। उसी समय मीन्स आप अगर सिंधु सभ्यता की बात करो तो ये थी आपकी 1700 से लेके अराउंड 2400 बीसी। ठीक है, इसके बीच में ये सभ्यता थी आपकी सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उसी समय मेसोपोटामिया की जो अभिलेख मिले हैं उसमें मेलुहा शब्द का वर्णन हुआ है, और ये वर्णन किसके लिए हुआ है, ये हुआ है सिंधु सभ्यता के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो रास्ते में उन्हें क्या क्या दिखे। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा होगा, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा तो उनको बीच में क्या क्या मिला था। एक तो व्यक्ति भी मिला था, बूढ़ा व्यक्ति, वहां पे उन्होंने एक डेड बॉडी भी देखी थी, उनको वहां पर सन्यासी भी मिला था, और साथ ही साथ उनको एक चीज और मिला था। तो क्या मिला था उनको रास्ते में एक बीमार व्यक्ति भी मिला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उनको रास्ते में ये सब देखने को मिले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया। ठीक है, तो इसका वर्णन किया था आपका एपियन ने। ठीक है, एपियानस ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 305 बीसी में। और साथ ही साथ इस वाले युद्ध के बाद क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, जो इसकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, कार्नेलिया, इसका विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह करने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देता है, ठीक है, दहेज के रूप में। तो ये कौन कौन से थे आप इनको भी नोट डाउन कर लो। तो ये था आपका एक काबुल, आज की डेट में अफगानिस्तान में है काबुल, एक था कंधार, और मकरान और हेरात। ठीक है, तो ये 4 प्रांत क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने देवी अधिकार का सिद्धांत लागू किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा कुछ और भी व्यवस्थाएं की थी। इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की थी, जैसे स्थायी सेना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। फिर उन्होंने सेना को क्या यहाँ पर नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, सेना को नगद वेतन देना भी शुरू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी। ठीक है, इसको भी इन्होंने क्या किया, चालू किया। तो ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किए थे, तो ये किसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको इनको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा को भारत के मध्यकाल में किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था आपका शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और ये कब किया था, शेरशाह सूरी, देखो सबसे पहले तो शेरशाह सूरी 1940 में दिल्ली का शासक बना था।
ठीक है, तो ये किसके बाद शासक बना था? जब इसने हुमायूं को हराया था। साथ ही साथ शेरशाह सूरी के टाइम पे जो टोटल लगान था वो कितना था? 1/3 भाग लगान लिया जाता था किसानों से। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दूसरा एक पॉइंट और है, शेरशाह का जो बचपन का नाम था, तो इसका बचपन का नाम था फरीद खां। तो आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था इसको कहते थे अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान के अंदर ही एक पोजीशन थी, तो ये पेशवा की पोजीशन भी इसी के अंदर आती थी, अष्टप्रधान के अंदर। और शिवाजी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी 1680 में। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। और जब इन्होंने ये किया था, यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने उसी समय महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, PN वापट को भेजा गया था पेरिस बम बनाने की कला सीखने के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो अभिनव भारत था, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की BD सावरकर ने, और BD सावरकर ने इसकी स्थापना की थी 1904 में। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं असंगत पत्र पत्रिका इसके संस्थापकों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पत्रिका गिवन है और साथ ही साथ इसका संपादक कौन है, उनके नाम गिवन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो जो समाचार दर्पण है इसको लिखा था, मीन्स इसके जो संस्थापक थे ये थे विलियम कैरी, ये बिल्कुल सही है। बंगदूत के थे द्वारकानाथ टैगोर। सोम प्रकाश के थे, यहाँ पर देखो यही गलत है, सोम प्रकाश के हरीश चंद्र मुखर्जी नहीं थे। इसके जो संस्थापक थे ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया है कि कौन सा आपका असंगत है। और ट्रिब्यून के जो संस्थापक थे ये थे दयाल सिंह मजीठिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब देखो आप इनको ऑप्शन से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसका ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिया का टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसकी जो रेखा है वो कहाँ से पास होती है? ये होती है आपकी 82 डिग्री और हाफ, मीन्स 82.5 पूर्वी देशांतर से। और यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं आपके? इसमें टोटल आपके 5 राज्य आते हैं, जिनके नाम है, सबसे पहले तो आपका इसमें आता है यूपी। ठीक है, आपने सुना भी होगा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ये जो हमारी मानक रेखा है। साथ ही साथ यूपी के अलावा जो अदर स्टेट्स हैं ये आपके MP से पास होती है, फिर आपके छत्तीसगढ़ से पास होती है, और इसी के अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से भी पास होती है। तो ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से ये रेखा नहीं गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, भारत की किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा किसी के साथ भी टच नहीं होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछ रहा है, मीन्स अदर देश के साथ। अब देखो यहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल है, तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? इसकी सीमा लगती है एक तो बांग्लादेश के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है आपकी भूटान और नेपाल के साथ। ठीक है, तो इन 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अब त्रिपुरा की देखें तो त्रिपुरा की सीमा केवल एक ही देश से लगती है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पर जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा लगती है आपकी म्यांमार के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा नहीं बनती है? ठीक है, तो कौन से देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? अब आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पूरा मैप पता है वर्ल्ड का। तो अफगानिस्तान से भी सीमा लगती है, म्यांमार से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, तो केवल किससे नहीं लगती है? कंबोडिया से नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो टोटल ऐसे 7 देश हैं। ठीक है, 7 ऐसे स्थलीय सीमाएं हैं जहाँ से भारत की सीमा लगती है। उन देशों का नाम है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। और इसी तरीके से अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा जो भारत की लगती है ये लगती है आपकी मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश,
पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ। तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इंदिरा काल नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इंदिरा काल जो पॉइंट आपका इट बहुत मीन्स आपके नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप इंदिरा कॉल पॉइंट पूछा है यहाँ पर, अगर ये इंदिरा पॉइंट पूछता तो इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाता, अंडमान निकोबार में। अब इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो अब देखो ये इंडिया का जो मैप है तो नॉर्थ में लगती है जम्मू कश्मीर के साथ और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर साउथ में देखोगे तो साउथ में आपका है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आपका, यह है अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर अगर आप ईस्ट और वेस्ट की बात करो तो ईस्ट में आप देखोगे, अगर जो ईस्ट में है ये आपका कहाँ पर है, उसका नाम है वालांगू और ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अगर वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में आपका गुजरात में पड़ेगा और ये है आपका सट क्रीक। ठीक है, और ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो आपको ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो इंदिरा कॉल है ये कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी जगह से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर से सीमा नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है यहाँ से टोटल भारत के 8 जो राज्य हैं उनकी सीमा मीन्स 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ पर भी पूछा है कि कौन सा सीमा नहीं बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, बाकी मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है नीचे भारत के प्रमुख दर्रे और संबंधित राज्य दिए गए हैं, आपको असंगत विकल्प बताना है। मीन्स कोई आपका गलत दे रखा होगा, कोई दर्रा आपका किसी अदर स्टेट में गिवन होगा तो आपको वही फाइंड आउट करना है। तो पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपको यहाँ पर गिवन है वारा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तीसरा आपको गिवन है सिपकिला दर्रा सिक्किम, तो यही गलत है आपका, क्योंकि जो सिपकिला दर्रा है आपका सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ पर आपका हिमाचल में। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपको नोट डाउन रखना है कि बॉमडिला दर्रा कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, पश्चिम तट पर कौन सा नहीं है। अब आपको पता है पश्चिम तट में, अब देखो ऑप्शन से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोलकाता आपका क्योंकि कहाँ पड़ता है, पूरब में पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो पश्चिम तट में जो बंदरगाह नहीं है वो कौन सा आपका, कोलकाता। तो आपको क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से पढ़ना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया। अगर नहीं गिवन है तो आपको इसको मीन्स फोकस होकर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है, तो जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये आपकी गोविंद सागर झील, और ये कहाँ पर पड़ती है आपकी, ये पंजाब में आपके रोपड़ जिले में। और ये कौन सी नदी पे बनी है, तो ये आपकी सतलज नदी पे बनी है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक पॉइंट भी नोट डाउन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का कब शामिल किया गया था। ठीक है, जो ये वर्ड था इसको कब ऐड किया गया प्रस्तावना में, तो ये कब ऐड किया गया था, ये किया गया था 1976 में। ठीक है, और उस समय कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पे टोटल अमेंडमेंट जो हुआ था उस समय ये 42वां संशोधन था। ठीक है, और ये हुआ था आपका 1976 में। और इसी में हमने टोटल 3 वर्ड ऐड किए थे, एक समाजवादी, दूसरा हमने पंथ निरपेक्ष और तीसरा राष्ट्र की अखंडता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है नए राज्यों के गठन से संबंधित तथ्यों के आधार पर असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर मीन्स जब स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो राज्यों के गठन हुए थे तो सबसे पहले क्या भाषा के आधार पर इनका चयन हुआ था। ठीक है, भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाए गए। तो यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश यहाँ पर गिवन है 1954, तो ये गलत है क्योंकि ये बना था आपका 1953 में। तो यहाँ यही पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा असंगत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाकी जो भी गिवन है ये बिल्कुल सही है। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में, नागालैंड बना था 1963 में और मिजोरम बना था 1987 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, तो आपको पता है पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा जो मौलिक अधिकार हैं आपके भाग 3 में है
और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि राष्ट्रपति इनमें से किसको नियुक्त नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन गिवन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, तीसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, और चौथा है राज्य के महाधिवक्ता। तो यहाँ पे आपको देखो ये पूछा कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता। इसको कौन नियुक्त करता है, इसको नियुक्त करते हैं आपके जो राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, इसको कौन करता है, राज्यपाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, भारत के विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आर्टिकल्स पता है तो आप यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 335 में आरक्षण की बात की गई है अनुसूचित जातियों के लिए। बाकी जो आर्टिकल आपका 326 है ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन होता है। आर्टिकल 338 में हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ते हैं, और आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, संसद के लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बहन की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को। और आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल कितने लोग होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से यहाँ पे 7 सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। सबसे पहला गिवन आपके पास राज्य का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी, विधि आयोग और भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है ये होता है आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, और इसको कौन नियुक्त करता है, इसको आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आय के वितरण में व्यापक असमानता की सांख्यिकी माप की जाती है। ठीक है, किसके थ्रू की जाती है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है आपका गिनी गुणांक के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मई 2018 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किस देश को आगामी दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा 2018 में, तो उस समय इसका करेक्ट आंसर था भारत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ठीक है, तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कब किया था, एग्जैक्ट डेट कभी पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ सबसे पहले कब गाया गया था राष्ट्रगान, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, और एक कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था तो वहां पर सबसे पहले गाया गया था। साथ ही साथ 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी बुक प्रकाशित की थी, जिसमें राष्ट्रगान मीन्स ये जनगण मन सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रऊफ लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो रऊफ नृत्य है, लोक नृत्य, तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या करते हैं कि जो यहाँ पे गांव है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे स्त्रियां क्या करती हैं, दो आमने सामने की जो पंक्तियां होती हैं उसमें खड़ी होती हैं और खड़े होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये रऊफ नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित व्यक्तियों एवं उनकी उपाधियों के आधार पर असंगत विकल्प का चयन किए। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा गलत गिवन है। तो सबसे पहला गिवन आपके पास सीमांत गांधी, महात्मा गांधी, तो यही आपका गलत गिवन है, क्योंकि जो सीमांत गांधी और किसे कहते हैं, ये कहते हैं हमारे खान अब्दुल गफ्फार को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार। साथ ही साथ लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये सही है। गुरुजी के नाम से जाना जाता है MS गोलावलकर को, ये भी सही है। नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, जो खान अब्दुल गफ्फार हैं इनके कुछ और उपनाम थे, इनको बच्चा नाम से भी जाना जाता है, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इनको खा सरहदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत।
ठीक है, इसको म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। और अगर कभी इंडिया से बात करें तो इंडिया से भी मिला है पंडित रविशंकर, ठीक है, इनको भी मिला है पंडित रविशंकर को। ये क्या है, ये एक हमारे इंडिया के सितार वादक हैं और इनको कब मिला था, एक ग्रैमी अवार्ड ये मिला था 1973 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, नीचे दिए गए पुस्तक और लेखकों के आधार पर असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पर राइटर के नाम, यहाँ पर बुक के नाम गिवन है और यहाँ पर राइटर के नाम गिवन है, तो इनमें से एक इनकरेक्ट गिवन है। तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा गिवन है। तो सबसे पहला गिवन है एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर किसकी बुक है, नरेंद्र मोदी की बुक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा गिवन है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये सौरभ गांगुली की बुक है, ये भी सही है। थर्ड आपके पास गिवन है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, ये नसीम जैदी की बुक है, ये भी करेक्ट है। और लास्ट गिवन है मन की बात, और यहाँ पर दिया है कमलेश पटेल, यही आपका गलत है, क्योंकि जो मन की बात बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है राजेश जैन ने। ठीक है, तो आप इस वाले पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। और अगर कभी आपसे पूछे कि कमलेश पटेल की कौन सी बुक है, तो कमलेश पटेल की जो बुक है ये है आपकी द हार्टफुलनेस वे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। कमलेश पटेल की बुक है द हार्टफुलनेस वे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष के आधार पर मिलान कीजिए। ठीक है, आपको इनको मिलाना है। तो यहाँ पर देखो, जो एशियाटिक समाज है, तो एशियाटिक समाज का बना था आपका 1784 में, तो ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। अब आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी गिवन है, पहला मीन्स ए को डी से, जो आपका एशियाटिक समाज है कब बना, 1784 में, तो आपका यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप डी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हो। बाकी भी आपको पता होने चाहिए, जो 1953 में संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, और साथ ही साथ जो आपकी ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी है वो दोनों सेम ईयर में बनी थी, तो ये आपका आ जाएगा 1954 और 1954 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, उत्पादन के 4 कारक हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन के लिए टोटल 4 कारक कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, जब जो आपकी मनी होती है उसकी पूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, और इससे क्या होता है, जो भी हमारी जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्न में से किसका मात्रक ल्यूमेन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये है आपका फ्लक्स का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बोलोमीटर से हम क्या करते हैं, तापमान को नापते हैं, और इससे क्या होता है, जो तापमान जब बढ़ता है तो उसके कारण हम जो ये विकिरण वाली ऊर्जा होती है उसको हम मेजर करते हैं। तो बोलोमीटर से हम क्या नापते हैं, तापमान को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का पता है आपको, नेचुरल गैस जो होती है उसका मुख्य घटक क्या है, ये आपका मीथेन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपकी ये ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये आपके घरों में रसोई गैस में भी यूज की जाती है, और जो हमारे घरों में गैस होती है उसमें जो स्मेल आती है हमको, वो किसके कारण आती है, वो आती है हमको इथाइल मरकैप्टेन के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ठीक है, तो चारकोल का उपयोग किया जाता है अधिशोषक के रूप में। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हो एडजॉर्प्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, ये होता है आपका यकृत का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो ये प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं जिनोलाइसिस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाय के दूध का रंग पीला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी नहीं है, इनमें से जलवाष्प भी है, CFC भी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ईथेन, जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर गिवन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो ये किसकी है, तो इसका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा नागालैंड।
अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग क्या हैं, ईसाई हैं। इसी कारण नागालैंड की जो राजभाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? तो ये है आपकी रायबरेली में, ठीक है। ये कहाँ पे? यूपी में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन जो 7 अजूबे हैं उनमें से कौन सा है? तो ये सब आपका हो जाएगा बेबीलोन के झूलते बाग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? ये इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और साथ ही साथ ये आज कहाँ पर है? आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये बगदाद में। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ठीक है, तो जो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे ये थे मानेकशॉ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं को हम सेम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, आपको बताना हार्डवेयर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो तो जावा क्या आपका हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि ये क्या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है आपका? यहाँ पर एक काम करता है कंपाइलर। और कंपाइलर एक क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक का रूप में काम करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम मैथ के 50 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।